हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए जो पिछले वीडियो लेक्चर में जनरल या रोजना मचा के जनरल एंट्री पास करने के जो मैंने प्रविष्टियाँ करने की जो भी नियम बताए हुए थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। पहला ये मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टियाँ और दूसरे ये छूट या कटौती। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको आगे भी इसी तरह से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट्स लिसन, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो कुछ पढ़ा उससे आगे इन मिश्रित संयुक्त प्रविष्टियाँ, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये क्या है, एक संयुक्त प्रविष्टि। जो भी प्रविष्टि करने के नियम को हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि लेन देन को, व्यवसाय के लेन देन का प्रविष्टि की जाती है। जैसे अब हम अगर किसी व्यवसाय में एक ही व्यक्ति से एक ही दिन में 3 या 4 व्यवहार करते हैं, जैसे उसको माल खरीदा, उसने मान लीजिए हमने माल को बेचा, सेल्स ऑफ गुड्स हुआ, सेल्स ऑफ गुड्स के बाद उसने हमको क्या किया, उधार लगा दिया, ठीक। उसके बाद मैंने उसको फिर वो हमको कुछ पेमेंट किया, कुछ पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा उसका बाकी रह गया। यानी एक ही ट्रांजेक्शन से, मतलब अगर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक ही खाते से अगर संबंधित है तो उससे उसका हम जर्नल एंट्री यानी प्रविष्टि कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इन चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम पहचानेंगे कैसे कि जो व्यवहार दिया गया है वो नगद व्यवहार है या उधार, यानी नगद या उधार व्यवहार की पहचान कैसे करेंगे। तो देखो, इसके लिए बस सिंपल सा है, नगद या उधार कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा नगद है या उधार है। तो देखो, सबसे पहले अगर प्रश्न के साथ नगद शब्द का उपयोग हुआ है तो इसका मतलब वो क्या होगा, नगद माना जाएगा। जैसे सोहन से 5,000 रुपये 5,000 का नगद माल खरीदा। इसका मतलब क्या, खरीदा या बेचा, जो भी है, तो या बेचा या खरीदा, तो ये नगद व्यवहार माना जाएगा। इसी तरह से अगर ये दिया हुआ है कि सोहन से रुपये 5,000 का उधार माल खरीदा या बेचा, तो ये उधार माना जाएगा। ये तो स्पष्ट है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, अगर कह दिया कि 5,000 रुपये का माल सोहन से खरीदा, यानी सोहन से रुपये 5,000 का माल खरीदा या बेचा, अगर ये लिख दिया तो ऐसे में तो अब देखो सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि न तो उधार शब्द का उपयोग है, न तो नगद शब्द का, न तो उधार शब्द का, न तो नगद शब्द का। तो इसको मानेंगे क्या, तो जहाँ नाम दिया रहता है उसको हम क्या मान लेंगे, उधार और नगद न लिखा है तो ये मान लेंगे कि ये क्या है, उधार है। यानी क्या, स्पष्ट मैं कर देता हूँ कि यदि न तो नगद शब्द दिया है, न ही ग्राहक का नाम, न तो नगद शब्द दिया है और न ही उधार, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, उधार है। क्लियर? यानी क्या, बस फर्म का नाम दिया है कि किससे हमने खरीदा है और नगद शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये क्या होगी, उधार। इसी तरह से एक सिचुएशन और आती है और उस सिचुएशन में ये कहा है कि हमने क्या किया, सोहन से माल खरीदा और इसमें भी नगद शब्द का उपयोग नहीं है। यानी क्या, सोहन से माल खरीदा, ठीक है, खरीदा, नगद खरीदा या उधार खरीदा, इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। तो देखो, और इस संबंध में कुछ भी न किया तो इसको उधार क्रय माना जाएगा।
और मान लो बस माल खरीदा लिखा हुआ है और न तो आपूर्तिकर्ता या ग्राहक का नाम दिया गया है, तो वह एक नगद व्यवहार माना जाएगा। सॉरी, मान लीजिए रुपये 5,000 का माल खरीदा, रुपये 5,000 का माल खरीदा। किससे खरीदा? फर्म का नाम नहीं दिया है, तो फर्म का नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या, ये जो खरीद है ये क्या होगी? नगद होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, सोहन से 5,000 रुपये का माल खरीदा या बेचा, तो यहाँ नगद अगर लिख दिया है वर्ड तो ये नगद होगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सोहन से 5,000 रुपये का माल उधार या नगद, यहाँ लिखा है उधार, उधार माल खरीदा या बेचा, तो ये क्या हो जाएगा? उधार। स्पष्ट है इसमें। तो सोहन से दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ सोहन से रुपया 5,000 का माल खरीदा, यानी फर्म का नाम दिया हुआ है कि किससे खरीदे हैं, नगद शब्द का उपयोग नहीं है, तो इसको हम उधार मान लेंगे। स्पष्ट। और रुपये 5,000 का माल खरीदा, तो इसको हम क्या मान लेंगे? नगद मान लेंगे। क्लियर? क्लियर? ओके। अब आइए जो हमारा आज का मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टियाँ। मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टियाँ जब एक ही दिनांक में एक से अधिक लेन देन एक ही खाते के संबंध में की जाती हैं, तो ऐसे में अलग अलग प्रविष्टियाँ न करके उन सभी प्रविष्टियों को एक साथ किया जाता है, तो उसे बोलते हैं मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टियाँ। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। लिसन, जैसे मान लो एक ही खाता है, एक खाता यानी रोकड़ ले लो, कैश अकाउंट, ठीक, और आपने उससे संबंधित, कैश से संबंधित बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया उस दिन, खर्चों को ले लीजिए, आपने सैलरी दिया, आपने रेंट दिया, आपने कमीशन पेड किया, यानी एक खाता कौन सा है? कैश। उसी से आपने 3 ट्रांजेक्शन किए। ये संयुक्त प्रविष्टियाँ क्या होती हैं? 3 सिचुएशन में होती हैं, 3 सिचुएशन में होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए अब तीनों को बार बार करना पड़ेगा, तो तीनों को एक बार कैश, सैलरी पेड किए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड किए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक, फिर हमने कमीशन पेड किया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 3 बार जनरल एंट्री की। अब उन 3 बार जनरल एंट्री को न करके एक ही बार कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टियाँ। जैसे समझ लिया, ये कब होता है? जब एक ही खाता डेबिट और अनेक खाते क्रेडिट हो। जब एक खाता डेबिट और अनेक खाते क्रेडिट हो। सेम थिंग, जब एक खाता क्रेडिट और अनेक खाते डेबिट हो। कभी भी जब एक से अधिक खाते डेबिट और अनेक खाते क्रेडिट और समझ में आया? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सैलरी पेड किए, रेंट पेड किए, कमीशन, यानी 3 खाता डेबिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे सैलरी पेड किए तो हमको लिखना पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड किए तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। इसी तरह से कमीशन। तो देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको इसके डिफिनेशन में ही बताया कि जब एक ही व्यवहार बार बार होता है तो उस व्यवहार को और बार बार न लिख के एक ही जगह पे लिख देते हैं, तो ये मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखो 3 बार हमको लिखना पड़ा और एक ही खाता क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। 3 बार एक ही खाता डेबिट, जब एक यहाँ देखो, जब एक खाता क्या हो रहा है? डेबिट और अनेक खाते क्रेडिट। यहाँ जब एक खाता क्रेडिट और अनेक खाते डेबिट, देखो एक ही खाता बार बार क्रेडिट हुआ, कैश 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 हो रहा है, तो यहाँ अगर हम इसको लिख लेते हैं टू कैश, मान लो यहाँ 500 500 200 200 और यहाँ 100 और यहाँ 100 है। तो देखो कैश एक बार 500 से क्रेडिट, एक बार 200 से, एक बार 100 से, तो यहाँ क्या लिख देंगे?
800 सबको जोड़ के 800 एक ही जगह, ठीक। और सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, अमाउंट क्या जाएगा? तो यहाँ 500 था, यहाँ 200 था और यहाँ 100। देखो कोई अंतर पड़ा क्या? कोई अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा ना। देखो इससे क्या होता है, समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। क्योंकि देखो एक ही खाता 3 बार हमको क्रेडिट करना पड़ता था, अलग अलग खाते डेबिट होते थे। हमने क्या किया, अलग अलग खाते डेबिट होते थे, अलग अलग उनको लिख लिया और ये तीनों कैसे रिलेटेड थे इसलिए उसको क्या किया हमने, एक ही बार में जनरल एंट्री कर दी। इसे ही बोलते हैं कंपाउंड इंट्री। इसी तरह से अगर एक खाता डेबिट हो रहा है और अलग अलग खाते क्रेडिट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, उस एक खाते को एक बार डेबिट में लिख देंगे और जो अलग अलग क्रेडिट हो रहे हैं उनको अलग अलग क्रेडिट में लिख देंगे। आपको ये समझ में आया अच्छे से कंपाउंड इंट्री? चलिए अच्छी बात है। आइए हम पढ़ते हैं छूट और कटौती, ठीक। तो देखो छूट और कटौती एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। लिखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे छूट अथवा कटौती। अच्छा देखो, हम अपने निजी जीवन में व्यवसाय में क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमको दिखता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का नाम सुनते ही क्या होता है, लोगों को खुशी होती है। 100 रुपये में 20 रुपये डिस्काउंट, मतलब ऐसे 120% लेस, अप टू 20% लेस। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक होता है फ्लैट और एक होता है अप टू। फ्लैट और एक होता है अप टू। फ्लैट 20%, अप टू 20% या 50% लिखा रहता है ना। तो आज आप जान लो, फ्लैट का मतलब एग्जैक्ट 20% आपको छूट दिया जाएगा। 100 रुपये पे 20 रुपये आपको कंफर्म छूट दिया जाएगा। अप टू का मतलब क्या होता है पता है? अप टू का मतलब वो दुकानदार के ऊपर होता है, यानी सामने वाले के ऊपर होता है कि वो 10% देगा, 15% देगा या 20% देगा, वो अप टू होता है। क्लियर? चलो वैसे तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या अपना नेक्स्ट टॉपिक, छूट अथवा कटौती। तो छूट अथवा कटौती क्या होता है? तो देखो कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य हेतु क्या करते हैं, छूट देते हैं ग्राहकों को। और छूट क्या होता है? तो छूट सबको पता है भाई, हम लोग ही पाते हैं छूट क्या होता है। अच्छा देखो कभी कभी होता नहीं है कि हम बड़ा खुश होकर जाते हैं शॉप पे और 500 रुपये का सामान लेते हैं, दुकानदार को 10 रुपये कमी दे के आते हैं। तो घर पे आके खूब खुशी से कहते हैं अरे देखो आज मैंने ना 500 रुपये का 480 रुपये दिया, वो रख लिया, 20 रुपये मेरा बच गया। खुश होते हैं खूब। वो क्या है? छूट है। कभी कभी क्या होता है, व्यवसायी क्या करता है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देता है, ठीक। और ये जो छूट होता है, यानी छूट का मतलब जब निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर सामान को खरीदा या बेचा जाता है तो उसे छूट बोलते हैं। अब समझ में आया? छूट का मतलब निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर जो दिया सामान खरीदा या बेचा जाता है वो छूट होता है। यानी जिस प्रकार जितना मूल्य है उससे उन कटौती या छूट या बट्टा कहा जाता है। जैसे मान लो क्या, ये 2 प्रकार का होता है। जैसे अंकित मूल्य, मान लो किसी चीज़ का MRP प्राइस मान लो दे दिया है कि 500 रुपये और तुमने उसको दे दिया है कितना, 480, ठीक। ये मान लो अंकित मूल्य है, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक। और ये आपने क्या किया, भुगतान किया, भुगतान या ये कर दो सेल प्राइस, ठीक। तो ये जो 20 रुपया होगा यही क्या होगा, हमारा छूट होगा। स्पष्ट? छूट 2 प्रकार की होती है, एक होता है व्यापारिक छूट, दूसरा होता है क्या, नगद छूट। एक होता है क्या, व्यापारिक छूट, दूसरा नगद छूट। व्यापारिक छूट क्या होता है? व्यापारिक छूट का मतलब वो छूट जब कोई व्यापारी अपने माल की बिक्री को बढ़ाने हेतु, ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु जो माल की सूची पर कटौती या बट्टा कुछ निश्चित प्रतिशत के रूप में क्रेता को देता है तो उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। यानी क्या कि मान लो सूची मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य पर जो छूट दिया जाएगा, जो छूट दिया जाता है
वो क्या होता है, व्यापारिक छूट होता है। क्लियर? मतलब 500 रुपये का सामान है, उस पर 20 रुपया वैसे ही छोड़ दिया, वो क्या हो जाएगा, व्यापारिक छूट। ठीक, अब देखो व्यापारिक छूट, और देखो व्यापारिक छूट का कोई भी लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, यानी इसको तो हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां नाम दिख गया व्यापारिक छूट, उस छूट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, कोई लेखा नहीं होगा, कोई लेखा नहीं होगा। ठीक, लेकिन नगद छूट, नगद छूट क्या होता है, तो देखो नगद कटौती उन क्रेताओं को जो दी जाती है जो या तो मूल्य का भुगतान तुरंत कर देते हैं या एक निश्चित अवधि से पूर्व मूल्य चुका देते हैं। नगद कटौती का लेखा विक्रेता की पुस्तकों में हानि के भांति की जाती है। देखो सामान बिक गया, 500 रुपये का सामान बिका, और उसने कहा था, जो क्रेता था क्या कहा था, उसने कहा था कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा, 2 महीने बाद पैसा दूंगा। अब ऐसे सिचुएशन में 1 महीने पहले ही अगर उसने पैसा ला दिया, जैसे क्या होता है, व्यवसायी कहता है कि अगर आप भुगतान आज कर देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, 10% का क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो वो क्या किया, 1 महीने पहले ही ला के पैसा दे दिया, तो व्यवसायी उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया, अवधि से पहले भुगतान करने पर, पहले भुगतान करने पर। तो अब देखो अवधि से पहले भुगतान करने पे ये 10% जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये व्यवसाय के लिए हानि की तरह ट्रीट जाती है, व्यवसाय के लिए हानि होती है, हानि की भांति इसको ट्रीट किया जाता है, व्यवसाय के हानि की भांति, और इसका लेखा होता है, और इसका लेखा किया जाता है, इसका लेखा किया जाता है। क्लियर? अब जैसे मान लो तुमने इसका एक एग्जांपल देखो, ए से रुपये 5 ए को रुपये 5000 का माल, ये ऐसे लिखा रहेगा, 15%, चलो 10 ही रख लो, 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। अच्छा, सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमने तो आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, सेल करेंगे तो गुड्स जाएगा और कैश आएगा। ठीक, व्हाट्स कमिंग, डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और जा क्या रहा है, गुड्स, तो सेल, तो सेल हम लिखेंगे क्या, सेल। अच्छा, सेल कितने का हो रहा है, 5000 का, व्यापारिक छूट है 10%, तो 5000 का 10% 500। तो ये बताओ, जब आप 10% छूट पे बेचोगे तो सामने वाला आपको क्या पेड करेगा, 5000 पूरा पेड करेगा या 10% छूट के साथ, छूट के साथ ना। तो अब आपको कितना रिसीव होगा, 4500, 500, 5000 का 10%, ठीक, 10% 500, तो आपको कैश कितना मिलेगा, 4500, और सेल में कितना लिखेंगे आप, 4500। ये जो छूट का अमाउंट है 500, इसका लेखा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि व्यापारिक का कोई लेखा नहीं करते, व्यापारिक छूट का कोई लेखा नहीं करते। तो इसका जब कोई लेखा नहीं होगा, जब नहीं होगा तो इस 500 रुपये को हम जनरल एंट्री में नहीं दिखाएंगे। क्लियर? क्लियर? अब देखो, और अगर इसी तरह से अगर कह दिया कि ए को माल बेचा रुपये 10,000 का। अच्छा देखो, ए को माल बेचा कितने का, रुपये
10,000 का। 10,000 का माल बेचा, नगद तो दिया नहीं है, नगद दिया नहीं है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, यानी क्या मानेंगे इसको, उधार बिक्री मानेंगे। उधार बिक्री मानेंगे। अगर हम नगद बेच रहे थे, एक को 5,000 रुपये का माल, यहाँ नगद लिख लो, नगद, ठीक। यहाँ एक को माल बेचा, नगद शब्द का उपयोग नहीं है, रुपया 5,000 का। तो अब देखो 10,000 का, तो हमारे पास कैश की जगह अब क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो पार्टी का नाम ए अकाउंट डेबिट टू क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, बेच रहे हैं, ठीक। तो जब ये सेल हो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 10,000 और यहाँ भी 10,000। अब उसने कहा कि ठीक है भैया हम आपको 2,000 रुपये, यहाँ पे आपको व्यापारी छूट लिखा हुआ था लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अब कहेगा कि एक काम करो भैया, 2 महीने के लिए उधार दे दो, लेकिन उसने क्या किया, 1 महीने में ही पैसा, कंपनी को जरूरत पड़ी, कंपनी ने कहा कि एक काम कीजिए, अगर आप आज ही पैसा जमा करते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको 5% का छूट देंगे। तो ए ने क्या किया, ए ने कहा अरे बहुत बढ़िया, 10,000 देना था, अब तो 10,000 नहीं देना पड़ेगा, 10,000 के जमा कितना देना पड़ेगा, 5% डिस्काउंट करके। तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 10,000 का 5% 500 रुपये। 500 रुपये का फायदा हो रहा है। ये सोचा अरे अब तो बढ़िया है, 1 महीने बाद देंगे तो पूरा देना पड़ेगा, आज देंगे तो हमको कम ही देना पड़ेगा, एक काम करो आज ही पेड कर देते हैं। तो देखो ए 5% छूट के साथ ए से प्राप्त किया, ऐसे लिखा रहेगा। देखो अब ऐसे अगर लिखा है 5% छूट के साथ ए से रुपया प्राप्त किया, ठीक, या ऐसे लिखा है, तो ए से हम देखेंगे कि ए से लेना कितना था, ए से लेना था 10,000 रुपये, ए से 10,000 रुपये लेना था, 5% छूट। तो अब हमारे पास क्या आएगा, आज कैश आएगा, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, ए से, तो टू ए अकाउंट, क्लियर हुआ ना, समझ में आया। ए से लेना कितना था, यहाँ लिखेंगे कि हमको ए से लेना था 10,000 रुपये, लेकिन देखो छूट दिया है 5%, तो यहाँ अगर 10,000 का 5% काटोगे तो 500 आएगा। तो अब हमको कितना रिसीव होगा, 500 रुपये कम रिसीव होगा कि नहीं। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 9,500, और 500 रुपये क्या हो रहा है, हमको घाटा हो रहा है ना, क्योंकि मैंने बताया नगद छूट अवधि से पहले भुगतान की जाती है, तो व्यवसाय के लिए हानि की भांति ट्रीट की जाती है और इसे हानि की तरह लिखते हैं। तो हानि, और मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट के रूप में कि एक्सपेंस और लॉस क्या होता है, लॉस दो के दोनों डेबिट होते हैं। तो यहाँ देखो डेबिट कितने से, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, और ये कौन सा, ये ट्रेड डिस्काउंट है और इसको बोलते हैं क्या, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ लिख सकते हैं कैश डिस्काउंट 500 रुपये से, स्पष्ट। अब देखो ऐसे 10,000 में से 500 का छूट दे दिए और 9500 हो गया, ये हमने लॉस की तरह अपने बिजनेस के खाते में लिख दिया। यानी ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये नगद छूट के लिए बताया, ठीक। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये वाला व्यापारी छूट के लिए बताया था, स्पष्ट। इस तरह से इस चैप्टर को हमने पूरा किया। अब देखो आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को पढ़ लेना। आप अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको आई एम श्योर सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको जनरल एंट्री बनाना कभी नहीं भूलेगा। आप कंपाउंड एंट्री पे कुछ क्वेश्चंस खुद से अपने बुक से कीजिएगा,
आपको जो समझ में आएंगी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर बताया, फिर मैंने इन चीज़ों को बताया। सो थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो लेक्चर।